आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों में गोता लगाने वाले हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा आज का भारत कैसे बना। मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे ऐतिहासिक दस्तावेज, रिसर्च और नोट्स हैं और इन सब का जो मुख्य विषय है वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। आज हम 1920 के दशक से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन या जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, वहाँ साझे संघर्ष की जो असली शुरुआत थी, जो एक तरह का ट्रिगर पॉइंट था, वो प्रथम विश्व युद्ध था, है ना? उन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस युद्ध ने भारत पर कितना गहरा आर्थिक और सामाजिक असर डाला था। एकदम सही। यूरोप में लड़े जा रहे उस युद्ध ने भारत में एक बिल्कुल नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय यानी डिफेंस बजट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जाहिर है इसका बोझ भी भारतीयों पर ही डाला गया होगा। बिल्कुल। इस खर्ची की भरपाई के लिए उन्होंने युद्ध ऋण लिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और भारत में पहली बार इनकम टैक्स लागू कर दिया। 1913 से 1918 के बीच आम चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। जरा सोचिए, जो गरीब पहले ही मुश्किल में था, उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना कितना भारी हो गया होगा। हाँ, हालात बहुत खराब थे। और इससे भी ज्यादा गुस्सा तो ग्रामीण इलाकों में था, क्योंकि वहां से युवाओं को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था। इसे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहा गया। और कुदरत भी उस वक्त जैसे कोई रियायत नहीं दे रही थी। 1918-19 और 1920-21 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, खाने की भयंकर कमी हो गई और उसी समय इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी फैल गई। वो दौर सच में बहुत भयानक था। हाँ, 1921 की जनगणना का एक ऐसा दुखद आंकड़ा है जो किसी को भी सिहरा सकता है। अकाल और इस महामारी के कारण लगभग 12 से 13 मिलियन यानी 1.2 से 1.3 करोड़ लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शायद उनके दिन फिरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी भारी निराशा और उथल-पुथल के बीच एक नई आवाज उभरी। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और वो अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आए थे। चलिए इसे समझते हैं। तो क्या उन्होंने भारत आते ही अंग्रेजों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया? नहीं, यही तो उनकी रणनीति की सबसे खास बात थी। उन्होंने इसे तुरंत पूरे देश पर लागू नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नई पद्धति से वहां की नस्लवादी सरकार का सफलतापूर्वक विरोध किया था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। हाँ, और ये कोई आम पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था। इसमें सत्य की शक्ति पर सबसे ज्यादा जोर था। उनका मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको सामने वाले से लड़ने के लिए शारीरिक बल या हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब बिना हथियार उठाए लड़ाई लड़ना। बिल्कुल। एक सत्याग्रही केवल अहिंसा के माध्यम से उत्पीड़क की चेतना, उसके ज़मीर को झकझोर कर जीत सकता है। अगर हम इसे आज की भाषा में कहें तो ये किसी पॉलिटिकल स्टार्टअप की तरह था जो पहले छोटे स्तर पर अपना आइडिया टेस्ट कर रहा हो। उन्होंने पहले चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह को आजमाया है ना? एकदम सटीक तुलना है। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण का दौरा किया, जहां उन्होंने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उसी साल 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया गया, क्योंकि वहां प्लेग की महामारी और फसल खराब होने के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। और फिर 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के हक के लिए सत्याग्रह आयोजित किया गया। तो इन तीनों शुरुआती सफलताओं ने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह का तरीका भारत की जमीन पर कारगर है। जी। तो जब ये टेस्टिंग फेज सफल हो गया, तब उन्होंने इसे बड़े स्तर पर लागू करने का फैसला किया और इसका मौका उन्हें 1919 के रॉलेट एक्ट ने दिया। ये कानून तो ऐसा था जैसे अंग्रेजों ने अपनी सारी हदें पार कर दी हों। रॉलेट एक्ट एक बेहद दमनकारी कानून था, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया था। इस कानून ने सरकार को इतनी असीमित ताकत दे दी थी कि वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि को आसानी से कुचल सकते थे। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा क्या था? सबसे खतरनाक बात ये थी कि इसके तहत राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया।
और इसकी जवाब में रैलियां निकाली गईं, रेलवे वर्कशॉप्स में मजदूर हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध का जो जवाब ब्रिटिश सरकार ने दिया, वो शायद इतिहास का सबसे खौफनाक दिन था। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग के एक बंद मैदान में बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। कुछ लोग तो सरकार के दमनकारी कदमों का शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो आसपास के गांवों से सिर्फ बैसाखी का मेला देखने आए थे, जिन्हें शायद पता भी नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। बिल्कुल। उस इलाके में जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा रखा था। डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा। उसने उस मैदान के बाहर निकलने के सभी संकरे रास्ते बंद कर दिए और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे नोट्स बताते हैं कि गोलियां चलाने के बाद भी उन्होंने लोगों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्रॉलिंग ऑर्डर क्या था जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया? क्रॉलिंग ऑर्डर या रेंगने का आदेश अंग्रेजों की उस मानसिकता का प्रतीक था जो भारतीयों को इंसान नहीं मानती थी। उन्होंने आदेश दिया कि भारतीय सड़क पर पेट के बल रेंग कर चलेंगे और हर ब्रिटिश अधिकारी को सलाम करेंगे। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव पर बम तक बरसाए गए। और इस क्रूरता को देखकर पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई होगी। हाँ, लेकिन गांधी जी ने महसूस किया कि इस बेतहाशा गुस्से को एक सही दिशा देने की जरूरत है। और इसी दिशा को तय करने के लिए एक बड़ा वैचारिक बदलाव आया। 1909 में लिखी गई अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने यह बात कही थी कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल भारतीयों के सहयोग से ही टिका हुआ है। अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो उनका राज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन इतने बड़े देश को एक साथ असहयोग के लिए कैसे मनाया गया? यहां दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी ने इस असहयोग के विचार को एक और बहुत बड़े और भावनात्मक मुद्दे के साथ जोड़ दिया। वो कौन सा मुद्दा था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हुई थी। ऐसी अफवाहें थी कि खलीफा, जो कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता थे, उन पर एक बहुत ही सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। इसे लेकर भारत के मुसलमानों में भारी रोष था। शौकत अली और मोहम्मद अली जैसे युवा नेताओं ने इस मुद्दे पर एक खिलाफत समिति बनाई। अच्छा, तो गांधी जी ने इन दोनों को मिला दिया? बिल्कुल। गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर एक ऐसा व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने का अवसर देखा जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकें। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस असहयोग कार्यक्रम को आखिरकार स्वीकृति मिल गई। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। स्वराज का नारा तो पूरे देश में गूंज रहा था, लेकिन सबके लिए इसके मायने बिल्कुल अलग थे। ये तो आज के दौर के किसी पॉलिटिकल कोलिशन की तरह लगता है, जहां एक ही झंडे के नीचे लोग अपनी अपनी अलग अलग मांगे रख रहे होते हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो वहां का नजारा कैसा था? शहरों में इस आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से मध्यम वर्ग की भागीदारी से हुई। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब दुकानों के प्रवेश द्वार रोककर खड़े हो जाना। हाँ बिल्कुल। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिसका आर्थिक असर ये हुआ कि 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात सीधा आधा रह गया। लेकिन मेरे नोट्स ये भी बताते हैं कि शहरों में भी हर कोई इस बहिष्कार का हिस्सा नहीं था। मद्रास की जस्टिस पार्टी का केस बहुत अलग था। मद्रास की जस्टिस पार्टी मुख्य रूप से गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी। उन्होंने प्रांतीय परिषदों के चुनावों का बहिष्कार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क बहुत व्यवहारिक था। उनका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश करना सत्ता और प्रभाव हासिल करने का एक तरीका है जो आमतौर पर केवल ब्राह्मणों के पास होती थी, इसलिए वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। समझ गया। और जब हम शहरों से निकलकर अवध जैसे ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो वहां किसानों की लड़ाई अंग्रेजों से ज्यादा तो अपने ही जमींदारों से थी। बाबा रामचंद्र के बारे में पढ़कर मुझे बहुत अचरज हुआ कि कैसे एक सन्यासी किसानों की फौज तैयार कर रहा था। ये बेगार की समस्या क्या थी जिसने किसानों को इतना भड़का रखा था? बाबा रामचंद्र खुद फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर यानी इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम कर चुके थे। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि अवध के तालुकदार और जमींदार किसानों से भारी लगान तो वसूल ही रहे हैं,
साथ ही उनसे बेगार भी करवा रहे हैं। बेगार मतलब बिना पैसे के काम करना। हाँ, बेगार का मतलब था जमींदारों के खेतों में बिना किसी वेतन के जबरदस्ती काम करना। किसानों की मांग थी कि लगान कम हो, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कई जगहों पर तो नाई धोबी बंद का भी आयोजन किया गया ताकि जमींदारों को बुनियादी सेवाएं भी न मिले। तो एक तरफ अवध के खेत थे, लेकिन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए तो आज़ादी का मतलब बिल्कुल ही अलग रहा होगा। आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स के अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है। वे खादी पहनने और शराब छोड़ने की वकालत करते थे, जो गांधी जी के विचार थे, लेकिन साथ ही वे पुलिस स्टेशनों पर हमले भी कर रहे थे। अल्लूरी सीताराम राजू का व्यक्तित्व बहुत ही जटिल और रहस्यमयी था। उनका दावा था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे गोलियों को भी पार कर सकते हैं। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत प्रेरित थे, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत को आज़ादी केवल बल प्रयोग से मिलेगी, अहिंसा से नहीं। मतलब हथियारों के बल पर। बिल्कुल। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों पर हमले किए और स्वराज हासिल करने के लिए गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। राजू को अंततः 1924 में पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन वे आज भी लोक कथाओं के नायक बने हुए हैं। ये दर्शाता है कि आंदोलन अपने चरम पर था, हर कोई अपने हिसाब से लड़ रहा था। लेकिन फिर फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, जहां भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसके तुरंत बाद गांधी जी ने पूरे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े जन आंदोलन को, इतने भारी मोमेंटम को अचानक रोक देना, क्या यह फैसला उस वक्त के युवा नेताओं को रास आया होगा? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और सच कहूं तो कांग्रेस के भीतर भी इसे लेकर भारी निराशा और गुस्सा था। युवा नेता स्तब्ध थे कि जब आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है तो उसे एक स्थानीय घटना की वजह से कैसे रोका जा सकता है। लेकिन गांधी जी का तर्क स्पष्ट था। उनका क्या सोचना था? वे मानते थे कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और लोगों को जनसंघर्ष के लिए अभी और राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन एक खूनी क्रांति में बदल जाए जिसे अंग्रेज आसानी से कुचल दें। और इसी वजह से कांग्रेस के भीतर भी दरारें दिखने लगी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने तो कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बना ली। वे चाहते थे कि सिस्टम के बाहर से लड़ने के बजाय प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लिया जाए और परिषदों के भीतर रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जाए। सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता और बड़े जन आंदोलन की मांग पर अड़े थे। इसी आंतरिक बहस के बीच 1920 के दशक के अंत में दो बहुत बड़ी घटनाओं ने भारतीय राजनीति का रुख बदल दिया। वो दो घटनाएं क्या थीं? पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन। कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत तेजी से गिर गईं। किसानों के लिए अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया। पूरा ग्रामीण इलाका उथल-पुथल में था। और दूसरा था ब्रिटेन से भेजा गया साइमन कमीशन। हाँ, 1928 में जब ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो पूरे देश में गो बैक साइमन के नारे गूंजने लगे और इसका कारण बहुत सीधा था। ये कमीशन भारत के संवैधानिक भविष्य का फैसला करने आया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय पर जानलेवा हमला हुआ था। और इन सब घटनाओं ने देश में एक नया उबाल ला दिया। इसी उबाल का नतीजा था दिसंबर 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक रूप से पूर्ण स्वराज या पूरी आज़ादी की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन यह घोषणा लोगों के बीच उतना जोश नहीं भर पाई जितनी उम्मीद थी। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। पूर्ण स्वराज जैसी बड़ी बड़ी बातें आम आदमी की समझ से परे थीं। इसलिए गांधी जी को आज़ादी के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के किसी ऐसे ठोस मुद्दे से जोड़ने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने चुना नमक को। नमक ही क्यों? नमक एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरे देश की कल्पना को झकझोर दिया। अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति नमक का इस्तेमाल करता है। यह भोजन का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। उस समय नमक पर भारी कर यानी टैक्स लगा हुआ था और इसके उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। तो उन्होंने क्या कदम उठाया? गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसराय इरविन को एक पत्र भेजा जिसमें 11 मांगे थीं।
और सबसे प्रमुख मांग यही थी कि नमक कर को खत्म किया जाए। उन्होंने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया कि अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई तो वे सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस अभियान शुरू करेंगे। और वाइसराय ने इसे हल्के में लिया। नतीजा, प्रसिद्ध दांडी यात्रा। गांधी जी अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 240 मील दूर गुजरात के तटीय शहर दांडी तक पैदल चले। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। ये केवल नमक बनाना नहीं था, ये सीधे तौर पर ब्रिटिश कानून को तोड़ना था। ये असहयोग आंदोलन से एक कदम आगे की बात थी। अब लोगों को सिर्फ ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करने के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को खुलेआम तोड़ने के लिए कहा गया था। पूरे देश में लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़े, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, जंगल के कानूनों का उल्लंघन किया गया और किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। सरकार की प्रतिक्रिया भी इस बार कहीं ज्यादा क्रूर थी। पेशावर में जब गांधी जी के परम शिष्य अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो वहां भयंकर विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। जब खुद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो शोलापुर में औद्योगिक मजदूरों ने गुस्से में आकर पुलिस चौकियों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हिंसक हमले कर दिए। इस हिंसा और दमन के चक्र को रोकने के लिए अंततः 1931 में गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत आंदोलन रोका गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। लेकिन वो वार्ता पूरी तरह विफल रही है ना? हाँ, जब वे निराश होकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने दमन का एक नया दौर शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया गया, लेकिन 1934 तक आते-आते इसका मोमेंटम टूट गया। अब यहाँ हमें ये समझना होगा कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में दरअसल किसने भाग लिया और क्यों, क्योंकि पहले की तरह इस बार भी हर वर्ग की अपनी अलग सीमाएं और अपने अलग स्वार्थ थे। बिल्कुल सही विश्लेषण है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे अमीर किसान इसमें बहुत सक्रिय थे। व्यापारिक मंदी के कारण उनकी नकदी खत्म हो गई थी और वे सरकार का भारी लगान नहीं दे पा रहे थे। उनके लिए स्वराज का मतलब था लगान में कमी। और गरीब किसानों का क्या रुख था? दूसरी ओर जो गरीब किसान थे वो केवल लगान कम नहीं करवाना चाहते थे, वे चाहते थे कि जमींदारों को दिया जाने वाला उनका किराया यानी रेंट पूरी तरह माफ कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस अमीर किसानों और जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अक्सर इन किराया माफी अभियानों का खुलकर समर्थन करने से संकोच किया। इससे गरीब किसान कांग्रेस से कुछ हद तक कटे रहे। इसी तरह व्यवसायी वर्ग की भी अपनी एक अलग ही लड़ाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खूब मुनाफा कमाने के बाद अब वे चाहते थे कि उनके व्यापार को विदेशी आयात से सुरक्षा मिले। फिक्की, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपतियों के नेतृत्व में व्यवसायियों ने इस आंदोलन को भारी आर्थिक समर्थन दिया। उनके लिए स्वराज का मतलब बस एक ऐसा समय था जब उनके व्यापार पर कोई औपनिवेशिक प्रतिबंध नहीं होगा। और एक बात जो मुझे दस्तावेजों में बहुत खास लगी वो थी महिलाओं की भारी भागीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक बहुत बड़ी खासियत थी। हजारों महिलाओं ने अपने घरों की दहलीज पार की, नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जुलूसों में भाग लिया और जेल भी गईं। शहरी इलाकों में उच्च जाति के परिवारों से और ग्रामीण इलाकों में अमीर किसान परिवारों से महिलाएं बाहर आईं। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था तो सही, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इतनी बड़ी भागीदारी के बावजूद कांग्रेस के भीतर पितृसत्तात्मक सोच हावी रही। लंबे समय तक महिलाओं को संगठन में कोई आधिकारिक पद नहीं दिया गया। उनकी उपस्थिति महज प्रतीकात्मक ही रही। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कुछ बड़े सामाजिक समूह भी स्वराज के इस विचार से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए थे। उदाहरण के लिए दलित समुदाय। इतिहास के इन पन्नों को पढ़ते हुए साफ दिखता है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सनातनी हिंदुओं यानी रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं के डर से दलितों की तकलीफों की अनदेखी की थी। हालांकि महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज नहीं आ सकता। उन्होंने दलितों को हरिजन या ईश्वर की संतान कहा और उनके हक के लिए सत्याग्रह भी किए। लेकिन कई दलित नेता अपनी समुदाय की समस्याओं का एक अलग राजनीतिक समाधान चाहते थे। वे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और सबसे बढ़कर अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे।
एक मिनट रुकते हैं। ये अलग निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट आखिर था क्या? क्या इसका मतलब ये था कि दलित उम्मीदवार को केवल दलित वोटर ही वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल यही मतलब था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का तर्क था कि समाज में जो सदियों से सामाजिक भेदभाव है वो तभी दूर हो सकता है जब दलितों के पास राजनीतिक सत्ता हो। इसलिए उन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की और अंग्रेजों से अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका मानना था कि अगर सामान्य चुनाव हुए तो सवर्ण हिंदू कभी किसी दलित को जीतने नहीं देंगे या अपने हिसाब से काम करने वाले दलित को ही चुनेंगे। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी इसके खिलाफ क्यों थे? उन्हें इसमें क्या खतरा नजर आ रहा था? गांधी जी का मानना था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बना दिया गया तो इससे समाज में हमेशा के लिए एक गहरी खाई बन जाएगी। वे दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे और उनका तर्क था कि इस कदम से उनके मुख्य धारा में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। तो फिर इसका समाधान कैसे निकला? इसी मुद्दे पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोनों के बीच भारी टकराव हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित तो कर दी गईं, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा ही होना तय हुआ। ये बहुत ही जटिल स्थिति थी। इसी तरह मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा था। खिलाफत आंदोलन जब खत्म हुआ तो वो हिंदू मुस्लिम एकता भी जैसे धीरे धीरे गायब होने लगी। 1920 के दशक के मध्य आते आते कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के करीब दिखाई देने लगी थी, जिससे मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास का माहौल था और कई जगहों पर दंगे भी हुए। और इसी अविश्वास के कारण राजनीतिक मांगे भी बदलने लगी। में जिन्ना जैसे नेताओं ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की मांग की। उनका तर्क था कि भारत जैसी विविधता वाले देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां अल्पसंख्यक मुसलमानों की संस्कृति और अधिकारों को बहुसंख्यक वर्चस्व से बचाने के लिए राजनीतिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। इन्हीं तनावों के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संयुक्त संघर्ष का वो जज्बा नहीं दिखा जो 1920 में था। तो एक तरफ इतने सारे राजनीतिक मतभेद थे, समाज अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्र की एक साझा पहचान भी गढ़ी जा रही थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा था। लोग ये मानने लगे थे कि हम सब एक हैं। ये कलेक्टिव बिलोंगिंग या सामूहिक अपनेपन की भावना आखिर पैदा कैसे की गई? जब आप एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो आपको सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रतीकों और छवियों की भी जरूरत होती है। 20वीं सदी में भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में उभरने लगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्थिति में वंदे मातरम लिखा और पेंटिंग्स भी बनाई गई। हाँ, बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई, जिसमें उन्हें एक शांत, गंभीर और आध्यात्मिक आकृति के रूप में दर्शाया गया। यह छवि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति एक गहरी भक्ति पैदा करने लगी। और छवियों के साथ साथ लोक कथाओं या फोकलोर ने भी कमाल का काम किया। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास में नटेसा शास्त्री जैसे लोगों ने गांव-गांव जाकर लोक कथाओं, गीतों और मिथिकों को इकट्ठा करना शुरू किया। उनका मानना था कि ये कहानियां ही भारत की असली पारंपरिक संस्कृति हैं, जिसे अंग्रेजों ने भ्रष्ट कर दिया था। इसके अलावा झंडे भी राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनकर उभरे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को दर्शाने वाले 8 कमल और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक आधा चांद था। और फिर गांधी जी ने भी एक झंडा बनाया था। हाँ, फिर 1921 में गांधी जी ने स्वराज झंडा डिजाइन किया, जिसके बीच में एक चरखा था जो स्वावलंबन या सेल्फ रिलायंस का प्रतीक था। जुलूसों में झंडा थामे चलना ब्रिटिश शासन के खिलाफ अवज्ञा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। और एक चीज जिसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो थी इतिहास की पुनर्व्याख्या। अंग्रेज हमेशा ये दावा करते थे कि भारतीय पिछड़े हैं और खुद पर शासन करने के काबिल नहीं हैं। इसके जवाब में भारतीयों ने प्राचीन भारत की महान उपलब्धियों जैसे विज्ञान, गणित, कला और वास्तुकला के उस गौरवशाली अतीत को खोजना शुरू किया। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने इस महानता को नष्ट किया है।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो राष्ट्रवाद को जगाने के इन सभी प्रयासों में एक बहुत बड़ी समस्या भी छिपी हुई थी। कैसी समस्या? जब जिस गौरवशाली अतीत का गुणगान किया जा रहा था वो मुख्य रूप से प्राचीन हिंदू काल था, और जो छवियां या प्रतीक इस्तेमाल किए जा रहे थे वो हिंदू प्रतीकों से प्रेरित थे, तो इसका असर ये हुआ कि अन्य समुदायों के लोगों ने, विशेषकर मुसलमानों ने, खुद को इस पूरे विमर्श से अलग थलग महसूस करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है, और आगे चलकर इन सभी भावनाओं, इन मतभेदों और संघर्षों ने ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों के बीच गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, और ये एक सच्चा जन आंदोलन बन गया जिसमें बिना किसी बड़े नेता के छात्रों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, और जिसे दबाने में अंग्रेजों को 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की हमारी ये चर्चा इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करती है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक आवाज या किसी एक वर्ग का आंदोलन नहीं था। ये अलग अलग उम्मीदों, अलग अलग स्वार्थों और अलग अलग तकलीफों वाली कई आवाजों का एक बहुत बड़ा संगम था। इन सभी बिखरे हुए वर्गों को कांग्रेस और महात्मा गांधी ने एक मंच पर लाने और एक दिशा देने का लंबा और जटिल प्रयास किया। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के अंत में सुनने वालों के लिए एक बात सोचना बहुत दिलचस्प होगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर किसी राष्ट्र की पहचान उसके साझा संघर्षों और उन प्रतीकों से बनती है, तो जरा सोचिए, आज के दौर में हम जो सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक चुन रहे हैं, वे भविष्य में ये कैसे तय करेंगे कि इस देश में कौन खुद को पूरी तरह से शामिल मानता है और कौन खुद को हाशिए पर महसूस करता है। इतिहास का ये सबक आज भी हमारे सामने खड़ा है।